नमस्कार, डबल चेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। ईरान पर इजरायल और अमेरिका द्वारा छेड़ी गई जंग, उसमें खमेनी की मौत और उसके बाद ईरान का यह कहना कि शुरू आपने किया था, खत्म हम करेंगे, ये पूरे आसार दिखा रहा है एक लंबे युद्ध का। अब युद्ध इन लोगों के बीच में होगा, लेकिन यह सोचना कि इस दुनिया में अगर दो देश या तीन चार लोग मिल करके लड़ाई करें, उसका प्रभाव आप पर ना पड़े, तो ऐसा नहीं है। उसके कई खामियाजे भुगतना पड़ सकता है हम लोगों को। एक है जो लोग बसे हुए हैं पूरे गल्फ खाड़ी देशों में, अलग अलग जगहों पर, उनको सुरक्षित रखना, वापस लाना। और एक दूसरा सबसे बड़ा पहलू है, वो है अर्थव्यवस्था पर हमारा असर। तो आज हम बात करेंगे इस जंग का जल्दी खत्म होना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए इतना जरूरी क्यों है। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे पुराने कॉलीग और एक बहुत ही ध्यानपूर्वक और सीरियस, गंभीर पत्रकार अनिंदो चक्रवर्ती, जो इकोनॉमिक मैटर्स को, अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई चीजों पर बहुत खास ध्यान रखते हैं। अनिंदो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बिल्कुल, कुछ ही दिनों में मैं भारत का कोच भी बनने वाला हूँ क्रिकेट टीम का। गंभीर आपने मुझे कहा तो बहुत खूब। बन जाना पर चाहिए। लेकिन लेकिन ये जो अनिंदो जी, ये जो पूरा मामला है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि लड़ भले ही दो तीन मुल्क रहे हों, लेकिन अर्थव्यवस्था पर चोट पूरी दुनिया को पड़ेगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इसका जल्दी खत्म होना क्यों जरूरी है भारत के लिए। हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ही चीज, कच्चा तेल है ना। क्योंकि हम सब पेट्रोल यूज करते हैं, और चाहे आप ट्रक हो, चाहे हमारे किसान हो जो पंप चलाते हैं, उनको डीजल की जरूरत पड़ती है। तो अगर ये युद्ध जल्द खत्म नहीं होगा तो दुनिया भर में कच्चा तेल जो है, कच्चा तेल जिसको रिफाइन करके पेट्रोल डीजल वगैरह बनता है, उसके दाम बढ़ते जाएंगे। ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, लगभग 10%, 10-12%। जब अभी हम बात कर रहे हैं, लगभग 10-12% ऑलरेडी बढ़ चुका है, और वो बढ़ते जा सकता है, और वो होगा तो हमारे लिए खतरा है सर। कोई अनुमान है अनिंदो जी कि ये कितना बढ़ सकता है? फर्ज कीजिए कि अभी अगर ये जंग चल रही है, हम नहीं जानते हफ्तों चलेगी, दिन चलेगी, और जिस तरीके की खाड़ी में हमने देखा है या इस क्षेत्र में हमने देखा है, गल्फ वॉर का हवाला मैं देना चाहता हूं, सालों तक चली, सालों तक। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे में विद नो एंड इन साइट, ऐसे में फिर हम क्या करें? कोई ऐसे हमारे पास रिजर्व्स भी नहीं है बड़े खास तेल के। देखिए, कुछ तो जिसको हम इन्वेंट्री या स्टॉक कहते हैं, वो तो होगा ही होगा। चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो हमारे इंडियन ऑयल हो, उन्होंने कुछ तो रखा होगा। कुछ उनका पुराना कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कि 3 महीने 6 महीने इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और उस पर आप टिके रहने पड़ेंगे आपको। तो उसी पे आपको खरीदना पड़ेगा। तो आपने अगर कम में कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था, उतने में आपको तेल मिल जाए, ये तो है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप जो देख रहे हो वो फॉलो कर रहे होंगे, कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जैसे गल्फ की खाड़ी से जो जाके सीधा ओशन में पहुंचती है ना, जाके जो सागर में जो पहुंचता है, वो एक छोटे से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है, जो कि 31 किलोमीटर का उसका एक तरफ से दूसरे तरफ का फासला है। उसी में से बहुत सारा जितना भी तेल, कच्चा तेल जो शिप होता है, लगभग दुनिया का 25% जितना भी कच्चा तेल शिपमेंट होता है, वो उसी में से जाता है संकेत। और सऊदी अरब का तेल, यूएई से हम जो खरीदते हैं, ओमान वगैरह, सभी उसी में से आएगा। उसी को ईरान ने कहा है हम बंद कर रहे हैं। आधा तेल जो हम खरीदते हैं वो वहां से आता है, और ईरान ने उसको बंद करके रखा है। वहां से कोई भी तेल नहीं निकल रहा है। अगर वहां से तेल नहीं निकल रहा है, उसके दो कारण है। एक तो ईरान ने, आपने देखा होगा, टैंकर को बॉम्ब किया है। कोई कहते हैं, कुछ कहते हैं कि ये टैंकर उन्हीं का है, उसी को बॉम्ब किया, एक तरीके से वार्निंग देने के लिए कि अगर आप इस साइड पे आएंगे तो हम आपका टैंकर जला देंगे। दूसरा है कि जब एक टैंकर जिसमें बहुत सारा कच्चा तेल जाता है एक तरफ से दूसरे तरफ, तो उसको इंश्योर किया जाता है। पहले क्या होता था कि 0.05%
से 0.1% तक आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम देना पड़ता था। यानी कि अगर आप सोच लीजिए कि $100 मिलियन का $100 मिलियन का एक टैंकर है, हाँ? उसका हल वैल्यू जिसको कहते हैं, उसका आपको पहले इंश्योरेंस कितना देना पड़ता था? $50,000। $50,000 से लेके $1,00,000 तक आपको इंश्योरेंस देना पड़ता था। अब जाके वो 1% पे चला गया, यानी आपको $1 मिलियन उस पे इंश्योरेंस देना पड़ता। बहुत सारे बड़े बड़े जो इंश्योरर है, जो टैंकर के इंश्योरर होते हैं, एक है लॉयड्स ऑफ लंदन, उन्होंने कह दिया कि हम इस एरिया से जो भी टैंकर जा रहे हैं उसको इंश्योर करेंगे, हम कोई इंश्योरेंस देंगे ही नहीं। आप जाना चाहते जाइए, आपका कोई इंश्योरेंस नहीं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कहा जा रहा है कि सबसे पहले ये 70 पे जाएगा। 70 तो मुझे लगता है क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी, 75 के आसपास हो गया होगा। एक बैरल कच्चा तेल, बैरल होता है कच्चा तेल, वो $75 पे चला गया होगा, और लोग कह रहे 80, और बहुत सारे जो एनालिस्ट है वो कह रहे 100 तक जाएगा। ये जितना खिंचेगा, जितना वहां पे ईरान अपना कब्जा बना के रखेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, उतना खिंचेगा। $100 जाए अगर संकेत, तो आप तो दिल्ली में पेट्रोल खरीदते हैं, मैं गुड़गांव में पेट्रोल खरीदता हूं, हम लोगों को लगभग 115 से 120 रुपए पेट्रोल प्रति लीटर देना पड़ेगा। मुझे उतना आइडिया नहीं कितना देते हैं, क्योंकि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं चलता है कितना पेट्रोल का दाम है। लेकिन मुझे लगता है अभी 95, 97 डिपेंड करता है कहां से आप खरीदे, कौन से स्टेट से। कुछ जगह पे 100 से ज्यादा है। सके दिल्ली में कितना है? आप तो गाड़ी बिल्कुल। चलाते होंगे। ये लेट 90s, मतलब सेकंड हाफ ऑफ 90s में ही है, एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम, हाँ, लेकिन वो 100 से नीचे 97 नीचे है। नीचे नीचे है ना। वो अगर 120 हो जाए, हाँ, और आपको हर रोज आवाजाही करना पड़े, आपको कम्यूट करना पड़े, तो आपका पेट्रोल बिल पे एक इम्पैक्ट पड़ेगा। $100 पे कहा जाता है कि इन्फ्लेशन जो है, यानी रिटेल इन्फ्लेशन, जो पैसा हम जाके दुकानों में देते हैं, वो महंगाई दर लगभग 1 परसेंटेज पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर वो 4% है, वो 5% हो जाएगा, जो 5% है वो 6% हो जाएगा। ये कहा जाता है अगर 100 पे गया तो। हमारा जो वित्तीय घाटा है, जैसे आप जानते हैं, वित्तीय घाटा को कहा गया है कि 4.3% में अगले साल रखा जाएगा जीडीपी के। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमारे दर्शक, आपके दर्शक ये समझते होंगे, क्योंकि समझने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जितना खर्चा सरकार को और करना पड़ेगा, लगभग वो भी बढ़ने का डर है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे अगर सोचिए कि हमें आज आप 97 रुपीज दे रहे हैं, अगर 120 देना पड़ेगा। आपको याद होगा यूपीए के टाइम पे क्या होता था, लोग वो 20 लीटर पेट्रोल भरवाने के लिए लाइन लगा लेते थे। वो सारा टीवी पे आने लगेगा कि सारे पेट्रोल के उस पे लाइन लग गया है, 2 किलोमीटर लाइन है, ट्रैफिक जाम हो गया है। लोग फिर जोक करेंगे कि देखो पेट्रोल से नहीं। आजकल वो करते नहीं है, लेकिन पहले होता था ना कि थोड़ा सा पेट्रोल भर दो ताकि मैं अपना बाइक जला दूं। उस टाइप के जोक फिर मीम बनेंगे, रील बनेंगे। ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो जाता है। पेट्रोल प्राइस एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम, हम जानते हैं, जितना एक्चुअल खर्चा होता है उससे नहीं। जैसे लोग 20 लीटर भरवाने के लिए अनाउंस हुआ है कि ₹1 बढ़ेगा, 2 घंटे लाइन पे लगते थे, 20 रुपए बचाएंगे। लेकिन साइकोलॉजिकली ये एक होता है। और सरकार फिर क्या करेगी? आप जानते हैं पेट्रोल का एक बड़ा पार्ट होता है एक्साइज, ₹13 प्रति लीटर पेट्रोल पे, ₹10 प्रति लीटर डीजल पे, और फिर वैट जो स्टेट डालता है। इसको कम करने की कोशिश करेगी। अगर उनको कम करना पड़ेगा तो 1 लाख से 1.5 लाख करोड़ रुपए वित्तीय घाटा बढ़ जाएगा। और वित्तीय घाटा अगर बढ़ा तो क्या होगा? सरकार को लोन ज्यादा लेना पड़ेगा। जब सरकार लोन लेगी तो जो ब्याज दर है वो बढ़ेगा, क्योंकि सरकार को लोन का डिमांड बढ़ेगा। ब्याज दर बढ़ेगा तो लोग जो अभी गाड़ी खरीद रहे, क्यों? क्योंकि आरबीआई ने ब्याज दर कम कर दिया, कार लोन सस्ता हो गया है, जीएसटी घट गया तो गाड़ी सस्ता हो गया। अब आप देखिए, पेट्रोल बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ब्याज दर बढ़ रहा है, सब में हमारा प्रॉब्लम है ना। तो ये हो गए 3 बड़े मुद्दे जिसके कारण से पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। तो दूसरी बात है, $100 पे अगर आपको पेट्रोल खरीदना पड़ेगा और आप आज 70 में खरीद रहे हैं, तो आपका लगभग 30 से $40 बिलियन एक्स्ट्रा हो जाएगा इंपोर्ट बिल का। इसका मतलब भारत को 30 से $40 बिलियन एक्स्ट्रा डॉलर की जरूरत है। तो फिर रुपये पर क्या इंपैक्ट होगा? रुपए ऑलरेडी 91, 92 पे है, वो जाएगा 93, 94, 95 की तरफ, है ना। तो
आप सोचिए एक बात संकेत, अगर आप $100 का एक बैरल खरीद रहे हैं और 90 रुपीज यानी 90 रुपए पे $1 मिल रहा है, तो आपका 9,000 का एक बैरल लो, 9,000 रुपए का। वही अगर 95 हो गया, वही $100 9,500 हो गया, तो उससे भी हमारा प्रॉब्लम। तो हर चीज में ये अगर युद्ध जल्दी से खत्म नहीं हुआ तो हमारे लिए प्रॉब्लम। हाँ, अगर ट्रंप बोले चलो आप रशिया से ले लो तब तक, तो ठीक है, प्रॉब्लम थोड़ा सा घटेगा। चलो आप चीन से ले लो, थोड़ा यही बहुत मेरा सवाल था अगला आपसे कि ये तो सब हाँ, इस चीज पर निर्भर है ना कि अगर आप यूएस से तेल या इस तरफ से खाड़ी देशों से तेल अगर आप फिर से रिप्रायोरिटाइज कर दें और रूस से तेल वापस लेने लगें या उससे अपना इंपोर्ट बढ़ा दें, तो क्या ये सिचुएशन कुछ हद तक कंट्रोल हो सकती है? देखिए प्रॉब्लम क्या है, कोई भी आज आप कहीं किसी भी सिक्योरिटी एनालिस्ट को बोलेंगे तो वो सब मानेंगे कि आज के डेट पे दो बड़े पावर दुनिया भर में, है ना, एक हुआ यूएस, दूसरा है चीन। हम किस तरफ जा सकते हैं? चीन की तरफ। चीन तो हमारा दोस्त है नहीं, हाँ, चीन तो हमें कोई सपोर्ट नहीं करेगा, तो हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि यूएस के साथ अपना अलायंस बनाए रखने का। वो जो नॉन अलायंस होता था एक टाइम पे, आप तब बहुत छोटे थे, लेकिन मैं तब पता नहीं आप पैदा भी हुए होंगे या नहीं संकेत, लेकिन मैं जब सोचिए कि 10-12 साल का था, हाँ, उस टाइम पे नॉन अलाइन मूवमेंट की बहुत बातें होती थी। फिडेल कास्ट्रो दिल्ली में, यासिर अराफात दिल्ली में, आपके कुछ दर्शक को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। उस टाइम पे ये सब बातें बहुत होती थी, लेकिन सबको पता था ये एंटी यूएस है। नॉन अलाइन भी एंटी यूएस होता था। आज वो खत्म हो गया, सोवियत संघ नहीं है। आप कहां से नॉन अलाइंड होंगे आज के डेट पे? इसलिए भारत आप देखिए कितनी केयरफुली बोल रही है कि ईरान में हम बहुत दुखी हैं, जल्दी कुछ होना चाहिए, लेकिन खामेनी को मार दिया, इस पे हम ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें भी अपना इंटरनेशनल जो डिप्लोमेटिक वो है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज है कि आपको दर्शकों को 2 मिनट में एक चीज समझा देता हूं कि दो टाइप के क्रूड होते हैं ब्रॉडली। जो कच्चा तेल है दो टाइप के, एक को कहा जाता है सावर यानी कि खट्टा, एक को कहा जाता है स्वीट यानी मीठा। एक होता है लाइट जो मीठा क्रूड होता है, वो आसानी से आप रिफाइन करके कुछ बना सकते हैं। जो खट्टा होता है या हैवी, उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है प्रोसेस। अब हमारे यहाँ पे जामनगर 2 जो है वो बहुत अच्छा रिफाइनरी है रिलायंस का, वो बहुत आसानी से किसी भी ग्रेड के क्रूड को बदल सकती है। यूएस में एक बहुत मजेदार बात है, यूएस का जो अमेरिका जो खुद कच्चा तेल का उत्पादन करती है वो स्वीट, लाइट स्वीट क्रूड है, लेकिन उनके रिफाइनरी ज्यादातर सावर क्रूड रिफाइन करते हैं। इसलिए वो कनाडा से लेके सावर क्रूड रिफाइन करते हैं और अपना जो क्रूड निकालते हैं वो दूसरे देशों को बेचते हैं। अमेरिका चाहती है हम उनसे खरीदे ना। आप देखिए कि इस वक्त, मैं कल देख रहा था कि एक दो एस्टिमेट है कि इस वक्त लगभग लेटेस्ट हमारा यूएस क्रूड, हम लगभग 20% जो क्रूड हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो यूएस का हो गया है। पहले वो 8-10% हो रहा था, अब डबल हो गया है, क्योंकि रशिया बंद हो गया है, ईरान से हम नहीं ले सकते, एम्बार्गो है। तो अब क्रूड का जो चक्कर है वो ट्रंप को ही हमें कुछ आसान तरीका देना पड़ेगा कि ठीक है तब तक आप लेकिन रशिया से ले अनिंदो जी, इसमें एक और चीज हो जाएगी ना कि आपके ऑप्शंस लिमिटेड हो गए। कूटनीति की हाँ, वजह से आप इधर से नहीं ले सकते, उधर से नहीं ले सकते, और फिर जिससे बिल्कुल। ले सकते हैं क्योंकि उस पर आपकी निर्भरता बढ़ेगी, तो यानी कि वो टैप पर कंट्रोल उसका है, तो फिर वो दाम का कंट्रोल भी अपने आप ही रखेगा। बिल्कुल, दाम का कंट्रोल भी अपने आप पे रखेगा। और एक एक चीज है कि अगर ईरान बहुत दिनों तक इजराइल और यूएस को डिफाई करता रहे, अगर लड़ता रहे, अगर जैसे कि कहते हैं कि देखिए जब ईरान एक मिसाइल छोड़ती है तो वो क्यों टेल अवीव पे गिर नहीं पाता, क्योंकि उनका एक डोम है ना। आप शायद गए भी हुए होंगे रिपोर्टिंग के लिए, मैं तो रिपोर्टिंग के लिए घर से बाहर नहीं निकला हूं, लेकिन खैर जो जब वो डोम है तो उसमें कहते हैं इंटरसेप्टर्स। अब कहा जा रहा है कि इसराइल के पास सिर्फ 4 दिन का इंटरसेप्टर बाकी रह गया। तो अगर ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल या ड्रोन छोड़ते रहे एक के बाद एक के बाद एक, 4 दिन के बाद इसराइल को प्रॉब्लम होगा, यूएस को प्रॉब्लम होगा। फिर ईरान का ये जो पुशबैक है, लगेगा सबको कि भैया ईरान उतनी जल्दी से नहीं खत्म हो।
अगर वो हुआ तो फिर ट्रंप थोड़े बैकफुट पे आएगा, फिर हमारे लिए नेगोशिएटिंग वो थोड़ा बढ़ जाएगा। यूएस अगर बैकफुट पे आ जाए तो फिर बढ़ेगा। हाँ, ठीक है, ये मैं ये जरूर समझ गया, लेकिन अनिंदो जी आपने ये बताया, ऑब्वियसली इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और हो रही कोई भी चीज हमको कैसे प्रभावित करती है उसके बारे में आपने उल्लेख किया। मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूं कि देखिए, एक चीज होती है अंग्रेजी में जिसको कहा जाता है कैस्केडिंग इफेक्ट, कि ये हुआ तो ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हाँ, एक जो सामान्य चक्का हम सुनते हैं जब भी दाम बढ़ता है पेट्रोल और डीजल का, खास तौर से डीजल का, तो ये कहा जाता है कि फिर आपकी सब्जियां महंगी होंगी, फल महंगी होंगी, सारे उत्पाद महंगे हो जाएंगे, सब कुछ। और फिर आपकी अर्थव्यवस्था, क्योंकि आपने वो सरकार वाला पहलू बताया कि सरकार के ऊपर दबाव बनेगा, तो इधर महंगाई बढ़ी, उधर सरकार पर बोझ बढ़ा। तो क्या ये युद्ध अगर लंबा चला तो दोहरी मार झेल सकता है भारत? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है संकेत, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि हर 10 डॉलर अगर कच्चे तेल का वो बढ़े, तो मुझे लगता है या तो आरबीआई या किसी और का एक एस्टिमेट है कि 1/3% महंगाई दर बढ़ जाता है। आप जो सब्जी खरीदने जा रहे हैं, तो अगर $30 बढ़ जाए, 70 से 100 पे जाए, तो मतलब पूरा 1% बढ़ेगा, है ना। 1% लगता है कि क्या है, क्या बात, ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन है 1% पे भी फर्क पड़ता है कि जो 5% है वो अगर 6% हो गए महंगाई, तो उससे फर्क पड़ता है। क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि स्पेशली हमारे जो व्हाइट कॉलर क्लास है, उनका अभी हाल बहुत ही खस्ता है। ना नौकरी है, ना रेज है, ना कहीं पे इंक्रीमेंट मिल रहा है। उनको जहां पे वो अगर 10 घंटे काम कर रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि 12 घंटे करो, दूसरे का भी काम लो। एक तो आपका इनकम कम हो रहा है, ऊपर से अगर महंगाई बढ़े तो एक सेंटिमेंट पे भी इंपैक्ट होता है कि खर्चा करना चाहिए या नहीं, जिसको कंज्यूमर सेंटिमेंट कहा जाता है, कि क्या मुझे ये खरीदना चाहिए, नहीं नहीं यार छोड़ो, अभी जरूरत नहीं है, पुराना चला, है ना। क्या ये शर्ट बदलने की जरूरत है? हाँ जरूरत है, लेकिन क्या खरीदना चाहिए या नहीं? नहीं, बाद में देखेंगे, चलो देख लेते हैं अभी, चलो झेल लेंगे अगले दिवाली पे। ये जो इम्पैक्ट है, ये पूरे इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट होगा, पूरे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट, और उसका इम्पैक्ट आप स्टॉक मार्केट पे भी देखेंगे। तो जैसे कि अगर आप बैठ के सोच रहे कि चलो मैंने तो इन्वेस्ट कर रखा है, मेरा म्यूचुअल फंड बहुत बढ़ेगा, वो भी नहीं बढ़ रहा है, तो आप सोचिए क्या हाल। तो हाँ, तो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि ये जल्द से जल्द खत्म। अनिंदर जी, महंगाई दर की आपने बात की, और कन्वेंशनल विजडम ये है, अगर आप अर्थशास्त्रियों से बात करें, कि वो चार, अगर महंगाई दर बहुत कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल, और अगर महंगाई दर बहुत बढ़ जाए तो वो भी प्रॉब्लम है। डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन दोनों ही अपने आप में अर्थव्यवस्था के लिए समस्या होती है। तो जो स्वीट सही बात। स्पॉट कहा जाता है वो है 4 से 6% के बीच में। 6 से ऊपर गई तो प्रॉब्लम है, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत में पड़ जाएंगे लोग। तो मैं और आपसे आप ये चाहता हूं कि अगर आप ये समझाएं कि ये क्या होता है, ये क्यों होता है? देखिए, डिफ्लेशन वाली तो हमारे खैर स्थिति ही नहीं है, इन्फ्लेशन। एक बड़ी बात यह है कि हमारे देश में एक मैंडेट है आरबीआई को, वो शायद अभी एक लॉ के तौर पे है कि 2 से 4% के अंदर इन्फ्लेशन को रखना है, क्योंकि 2% से नीचे जाएगा। 2 से 4 है, 4 से 6 दो नहीं से है। छह 2 से 6 2 से 6, सॉरी, सॉरी। मिड पॉइंट 4 है, 2 से 6 के बीच में लगे। खैर अभी भी वो स्थिति नहीं आई है कि उतने ऊपर तक जाएगा, लेकिन अगर देखिए जब वो 6 से ऊपर जाता है क्या होता है, जो हम सामान खरीद के कुछ बना रहा है, जैसे फैक्ट्री चला रहा है, उसका प्रॉफिट घट जाता है। प्रॉफिट घट जाता है तो वो फिर से महंगाई बढ़ाते हैं, महंगाई बढ़ाएंगे तो फिर जो वर्क काम करते हैं उनके लिए वो बोलते हैं कि भाई और दिहाड़ी दीजिए या सैलरी बढ़ाइए, मेरा नहीं काम चल रहा है इससे। तो ये पूरा एक तरीके से एक जिसको विशियस साइकिल कहा जाता है, उससे महंगाई बढ़ता रहता है। तो ऐसे में क्या होता है, कोई भी सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई हो, वो ब्याज दर बढ़ाती है ताकि आप लोन लेके चीजें ना खरीद सके। आप जैसे अगर ब्याज दर बढ़ गया तो आप लोन लेके लैपटॉप नहीं खरीद सकते, आप उसको ईएमआई पे कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपका खर्चा बढ़ेगा। आप लोन लेके मार्केट में नहीं डाल सकते, आप लोन लेके ज्यादा अपना बिजनेस भी नहीं बढ़ा सकते क्योंकि आपका खर्चा बढ़ जाता है। याद रखिएगा कि अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन 10% है और इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ गया तो आपका प्रॉफिट मार्जिन भी तो घट गया ना उससे। तो ये जो है ये एक प्रॉब्लम है। और अगर जैसे कि जो कंफर्ट जोन
2 to 6% वाला बैंड है, अगर वो फिर से ऊपर की तरफ गया तो आरबीआई को ब्याज दर बढ़ाना पड़ेगा ताकि लोग लोन कम बढ़ाना पड़ेगा, उससे स्लो डाउन है, इकोनॉमिक स्लो डाउन। अब चाहे कोई भी बोल ले 7-8 जितना भी %, हम सब जानते हैं कि चीजें बिक नहीं रही। आप जानते हैं कि जीएसटी काट के, टैक्स काटने के बाद भी चीजें उतनी बिक नहीं रही हैं। हाँ चलो गाड़ियां बिक गई क्योंकि आपने लाखों उस पे काट दिया, लेकिन बाकी की चीजें क्या बिक रही? जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हमारे देश के सबसे बड़े जो कंज्यूमर गुड बनाने वाले, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, चाहे वो शैम्पू हो, आपका डिटर्जेंट हो, चाहे वो हॉर्लिक्स हो, इनका सिर्फ 4% उनका सेल बढ़ा है, वॉल्यूम ग्रोथ सिर्फ 4%, जबकि हमारा जीडीपी 8% बढ़ रहा है। इसका मतलब कंजम्पशन बढ़ नहीं रहा ना, लोग खरीद नहीं रहे चीजें। तो अगर उस पे भी महंगाई बढ़ जाए तो और भी इस पे परेशानी होगी। तो ये एक बहुत ही, जिसको एक ना कहा जाता है सिस्टमिक रिस्क, कि हमने तो अपना लोकल जो इंडिविजुअल रिस्क है उसको तो, लेकिन बाहर से जो रिस्क आ रहा है, जैसे कि ये कहीं पे युद्ध हो गया, हम कुछ कर नहीं सकते उसमें, हम क्या करेंगे? युद्ध हो गया, उस पे हमारा जो इम्पैक्ट है वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। संकेत, तो मेरा इसी से जुड़ा हुआ आखिरी सवाल यह है अनिंदो जी कि जब दिक्कत बाहर है तो आप बैठ करके ये नहीं सोच सकते कि चलो मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, क्योंकि वो आपको भी अफेक्ट करेगा। ऐसे में हम क्या बस सिर्फ ये प्रार्थना कर सकते हैं कि बाहर की स्थिति ठीक रहे, या इकोनॉमिकली अपने आप को कुछ प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, ये जानते हुए कि तकलीफ हो सकती है? देखिए, इकोनॉमिकली हमको प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। एक तो जो पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे उसमें सरकार को उसका एक पार्ट लेना पड़ेगा, जिससे उनका टैक्स कम घटेगा। तो मेरा कहना है कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, थोड़ा इंटरेस्ट रेट इधर उधर बढ़ेगा, लेकिन सरकार को किसी तरीके से उसको संभालना पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट है, कितना सरकार का कंट्रोल इस वक्त है हम नहीं कह सकते, क्योंकि नौकरियां नहीं है। सरकार, जिसको हम रेवड़ी कह सकते हैं, फ्रीबीज कह सकते हैं, उससे गरीबों का भला कर सकती है, लेकिन आपका और मेरा नहीं कर सकती। हम लोगों को वही सोच के चलना पड़ेगा कि अच्छा हमको ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, और जितना दाम बढ़ेगा सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती। ऑलरेडी टैक्स काट चुकी है, कितना काटेगी? तो ये जो है इस वक्त बहुत ही एक सिवियर सिचुएशन जो ऑलरेडी था, एआई के आने से, ये सब होने से ऑलरेडी एक प्रॉब्लम था, ट्रम्प टैरिफ के बाद ऑलरेडी प्रॉब्लम था। वो और भी बुरा हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी भगवान में आस्तिक है वो जरूर प्रार्थना करे कि ये जल्द से जल्द खत्म हो है ना, ताकि हम लोग, जैसे मैं जैसे नास्तिक हूं लेकिन मेरा भी भला हो जाए। चलिए, बहुत बढ़िया। अनिंदो चक्रवर्ती जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लगता है मैंने गंभीर बोल करके गलती कर दी, क्योंकि आपने इस पूरे कार्यक्रम में बिल्कुल ठान ली कि नहीं, मुझे इस छवि को पूरी तरीके से ध्वस्त करना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संकेत।